जैसे ज़्यादा गर्मी में जो है शरीर का तापमान को जो बनाए रखने के लिए शरीर को अधिक ब्लड देना पड़ता है और इस दौरान बीपी को बनाए रखने के लिए जो हार्ट को पे जो जोर पड़ता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। इससे क्या होगा कि हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और इस दौरान जो हार्ट बीट जो है वो प्रति मिनट 100 टाइम्स जो है वो अधिक हो जाता है और जो जिससे कि हार्ट बीट सडन राइज करता है और लोगों का मौत का कारण बन सकता है। तो ये जो हीट स्ट्रोक जो है इसका जो दुनिया में जो इसका जो मौत जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन काउज है। तो अब इसके बारे में डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि ये हीट स्ट्रोक से किस तरह से बचाव कर सकते हैं और क्या दूसरे लोगों को सुझाव देंगे। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि हमारे सहयोगी बुजुर्ग, हमारे जो काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं, इन्होंने अभी तुरंत बताया कि ये बचपन में भी इनको कुछ अटैक हुआ था या समाज में ये देखते हैं, और चूँकि इनका कार्यशैली है बाहर में घूमना, ही इज इन गवर्नमेंट जॉब एंड he told us that in this season, in the stock season, this is like a very danger for him because he have to work ultimately। और जहाँ की कोई भी पेड़ पौधा बहुत ही कम है शहरों में, कंपेयर टू आवर विलेज एरिया, जहाँ चारों तरफ मकान ही मकान है, जहाँ चारों तरफ एसी का जो एग्जॉस्टर है वो टेम्परेचर को ऐसे भी 2 से 4 डिग्री हाई कर दे रहा है। उनसे जगहों पर काम करना, उस माहौल में टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाना, तो जैसा मुन्ना जी ने बताया कि इन्हें वो काम करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना होता है, और ये चाह कर भी रेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकारी सेवा में है, इनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना है, तो बहुत बार ये प्रिकॉशन ले भी नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि 90% केस कामकाजी लोगों को ही हो रहा है। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लोग एहतियात बरत रहे हैं, उनको बहुत ही कम देखा गया है कि सन स्ट्रोक का अटैक आता है, या सन एग्जॉशन जिसे बोल सकते हैं, मसल क्रैम्प वगैरह जो। तो ये मैं इनके बातों से सहमत हूँ कि पुराने ज़माने में लोग, या आज भी गांव में लोग छाया में रहते थे, या आज भी जो फलदार वृक्ष के साथ साथ जो रोड के चारों तरफ सरकार की तरफ से बागवानी की जाती है, दैट इज़ वेलकम, और वहाँ पर लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। जहाँ कि आप को काम करना ज़रूरी है, खेत में भी काम करना है, गांव में कई बार लोगों को एवरीडे लाइफ के लिए इधर उधर गांव से बाहर जाना है। हालांकि वहाँ मैं इसलिए बार बार कि रूरल और अर्बन का जो ये है ग्राफ है, काफ़ी अलग अलग है। और मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि सन स्ट्रोक की जो मृत्यु रेट है, जो मॉर्टेलिटी रेट है, दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। और वहाँ पर सवाए पीसी में रेफ़र के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और पेशेंट का टेम्परेचर इतना हाई होकर रहता है कि वो आते आते वो काफ़ी फीवर के से सन स्ट्रोक, सीजर अटैक कभी कभी देखा गया कि सीजर अटैक होता है। मसल क्रैम्प बहुत ही कॉमन है। एक्यूट रीनल फेलियर, दैट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ। So I will tell in such cases प्राइम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे प्रत्येक बीमारी में बताया गया है। तो हम लोगों को पहले तो ये देखना है कि लक्षण क्या हो सकते हैं। सन स्ट्रोक में कैसे आप बोल सकते हैं कि, या क्लिनिकली इसलिए या इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है, हाउ यू विल डायग्नोज कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सन स्ट्रोक, और इट इज़ ए सिंपल फीवर, or it is a drug effect or side effect of the medicine। So first I will tell patient nausea vomiting का भी हिस्ट्री देता है, उसे मसल क्रैम्प होगा, पेन होगा, बुखार होगा, हीट हीट वेव होगा। और आई थिंक सबसे पहले जो चीज़ है एज ग्रुप में देखा गया है कि जो एक्सट्रीम एजेज है, जो आई मीन टू से दैट जो यंगर एज को छोड़कर जो 10 से 15 वाला एज,
और जो 60 से एबव जो एज है, एक्सट्रीम ऑफ एज प्रॉक्सिमल और टर्मिनल जो एंड है वहाँ पर ये ज़्यादा ही पाया जाता है। और ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन वी कैन फाइंड द हाई पल्स रेट स्टैटिस्टिक टैकीकार्डिया, वी कैन गो द ईसीजी, इसमें बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग करा सकते हैं। हेडक होगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस होगा, वॉमिटिंग होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस होगा, पेशेंट को बोलेगा कि मुझे स्वेटिंग हो रहा है, ऐसा भी कंप्लेन है, पेल है, कूल, कई बार स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। इस तरह केस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस करा सकते हैं फॉर टू कन्फर्म कि फास्फोरस का, सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोराइड का लेवल क्या है पेशेंट में, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया है, यूरिनेशन का क्या पोजीशन है। कई बार पेशेंट ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है, जिस केस में किडनी फेल्यूर, जो कि बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी हो रही है कहीं ना कहीं ऑर्गन फेल्यूर से हो रही है। तो हम लोगों को उस चीज़ को देखना होगा कि आखिर हाउ वी कैन जज और हाउ कैन गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। हमको सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, या सिंपल ब्लड टेस्ट कराना है। अगर हम दिमाग में कुछ अगर डिफरेंशियल चल रहा है कि नहीं, ये हो सकता है। तो बिफोर गोइंग jumping on the conclusion, we can have to confirm this patient is suffering from the sunstroke or exhaustion। एंड अगर ये कंफर्म हो जाता है तो क्या करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं पेशेंट सनस्ट्रोक है तो एनाल्जेसिक तो देंगे ही उसे एक्यूटली, आईवी लाइन देंगे। अगर बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग वगैरह हुआ है तो आईवी लाइन एनएस के साथ, एनएस में कुछ मल्टीविटामिन वगैरह ऐड करके डेक्सामेथासोन देकर उसे बहुत हद तक हम लोग नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोल्ड स्पंजिंग से पेशेंट का जो टेम्परेचर है काफ़ी हद तक वो डाउन होता है और लगातार देना है। कई बार देखा गया है कि सन स्ट्रोक में कोल्ड स्पंजिंग अगर प्राइमरी लेवल में शुरू में ही अगर कर दिया जाए, घर पर ही किया जाए, तो वो बेहतर साबित होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे बच्चे ने बताया कि जूस का इस्तेमाल, डाव का इस्तेमाल, इस तरह का अगर काम किया जाए, ये जो मिक्स्ड फ्रूट्स है, कर्ड्स, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेसर एलिमेंट्स होते हैं, माइनर एलिमेंट है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द बटर मिल्क और टमारिंड जूस, दैट इज ऑल द होममेड रेमेडी। हाँ, जैसा कि आई थिंक डॉक्टर चंदन आप भी काफ़ी इसमें पिछले बार भी मैंने देखा था कि काफ़ी आपने काम किया सोसाइटी में। सो व्हाट यू विल टेल अबाउट टू क्योर एंड अबाउट द सिम्टम्स। खास तौर पे जो है अभी जो सीजन में जो तरबूज वगैरह हो गया, ये सीजनेबल फ्रूट जो है, इसका सेवन जो है वो नियमित रूप से भी ज़रूरी है। जैसे कोकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब का ज़रूरी सेवन है। जूस जो बताया गया है कि जूस, तो जूस जो है शरीर को जो डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा और बॉडी को हाइड्रेट करके रखते रहेगा। और पानी का जो है वो प्लेंटी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है उसमें आपको लेना है। और जो मतलब वो मैक्सिमम जो है आपको ये करना है कि भूखे पेट ना रहें, ताकि भूखे पेट और पानी का जो है वो टाइम टाइम पर अपना उसका यूज करते रहें, ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और आगे आप परेशानी में ना पड़ सकें। और दूसरा ये है कि जैसे कि ग्रामीण लोगों के लिए है, तो ग्रामीण लोगों में क्या है कि जो जब ज़्यादा धूप रहे तो उस टाइम जो है बाहर ना निकलें, क्योंकि वहाँ का जो वेदर होता है वो गर्म हवा के साथ जो लू लू चलता है, तो उस कंडीशन में है वो, जो अभी उससे पहले जो मैंने बताया कि ये सडन जो है उसका हार्ट बीट राइज कर करके और हार्ट फेल्यूर हो, हीट स्ट्रोक के कारण जो है उसके हार्ट फेल्यूर हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप घर से बाहर जितना न के बराबर जाएँ एक टाइम पे, तो शाम के टाइम में निकल सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम में निकलिए। और यदि आपको सुविधा है तो छाता कम से कम एक छाता, और ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन वे में ही आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। थैंक यू डॉक्टर चंदन, आपने बहुत अच्छी
बताते हुए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये एक बार चपेटे में ले लेता है किसी व्यक्ति को, तो उसका इलाज कराना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। आज जिस तरह के केस आ रहे हैं इमरजेंसी रूम में, मैंने देखा है कि आई विल टेल कि टेम्परेचर पिछले 2-3 सालों से एकाएक बहुत ही ज़्यादा हाई हो जा रहा है, और मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि मिस डायग्नोसिस भी हो रहा है। कई बार इसमें मिस डायग्नोस हो रहा है। और वो और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक्सट्रीम एजेज में है तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी पावर या जो उसका बीपी है या शुगर लेवल है वो काफ़ी अलग होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी टेक केयर ऑफ दैट। इस तरह की चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। और जैसा कि आपने बताया, तो मैं इससे एक टेक होम मैसेज यही लेता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करना है, छाता लेकर या पानी लेकर या जूस लेकर बाहर में जितना कम से कम हम जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट को जो अगर इमरजेंसी रूम में आता है, अपार्ट फ्रॉम कोल्ड स्पंजिंग, हमें ये भी देखना है कि कौन से स्टेज में है। हीट रिलेटेड कई तरह की फिनोमेना हो सकती है। हीट में सन स्ट्रोक हो सकता है, हीट एग्जॉशन हो सकता है, यू कैन से कई बार हीट रैश हो सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है जिसे हम बोल सकते हैं सनबर्न। तो ये किस स्टेज में है, पेशेंट की कौन सी कंडीशन है, पेशेंट को सीजर अटैक है, सेमी कॉन्शसनेस है, उसका उसकी जो क्षमता है, सेंसरी जो सिस्टम है, अगर उसको इन्वॉल्व किया है, या क्रैम्प का सिस्टम है, या यूरिनेशन एकदम ख़त्म हो गया है। तो इन सब ये जो पैरामीटर हैं, हम लोग को इस तरह के पैरामीटर से जज करना होगा कि कौन से स्टेज में है, और तब हम लोग बेहतर तरीके से उसे ट्रीट कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जो कठिन काम है, जिसमें कि कई बार जो पेशेंट के लिए जो ओल्ड एज है, जो रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट करना चाहिए बजाय कि कोई भारी काम करने के। इन तरह की बातों से शायद लगता है कि बहुत हद तक हम लोग गंभीर अवस्था की नहीं और जाकर शुरू में ही अगर इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और जूस वगैरह का सेवन करते हैं, तो कई बार सीजर अटैक या हाई बॉडी टेम्परेचर को रोका जा सकता है। और ये मेरा कंडीशन फैटल ना हो जाए। अगर टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आई थिंक कई बार कंडीशन को हम लोग बैक कर सकते हैं। और बच्चों को तो खास करके बाहर जाने से रोकना है, उन्हें मना करना है, क्योंकि कई बार जो रेक्टल टेम्परेचर वगैरह हमने जो बताया पहले भी कि अगर हाई हो जाता है तो पेशेंट के लिए दर्दनाक स्थिति हो जाती है। शिक्षा का भी अभाव है, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए, पानी देना है नहीं देना है। कुछ लोग बोलते हैं उससे पूरा बॉडी को भिजा देना है। कुछ लोग इसको कई बार मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाता है, उस केस में पेशेंट की डायग्नोसिस कुछ और बनाने लगते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बट जितना ज़्यादा हम सस्पिशियस रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और फ्रस्ट स्किन, रैपिड ब्रीदिंग, रेसिंग हार्ट बीट, कई तरह के फिनोमेना है, इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रति सशंकित रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो पेशेंट के लिए बेटर है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर डॉक्टर के पास कब जाना है, जब ये घर में भी ट्रीटमेंट हो सकता है, तो व्हेन शुड वी गो फॉर द डॉक्टर्स और फिजिशियन। सो आई थिंक पहले तो उसे शेडिंग में रखना है, छाया में रखना है। उसके जो क्लॉथ्स हैं उसे अगर उसको हटाया जाए, पर्सन को कोल्ड बाथ दी जाए, कूल रखा जाए। और अगर तब भी कंडीशन अगर ख़राब होते चला जाता है, डिटेरिएट करता है, पल्स अगर बीट बढ़ते जाते हैं, देन वी शुड गो फॉर द पीएचसी, एंड देन वी शुड गो फॉर द अदर हायर सेंटर। एंड मुझे लगता है कि कुछ ग्रुप हैं जो कि दैट इज़ मोर वल्नरेबल फॉर द सन स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन, दैट आर लाइक द अल्कोहल। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कपड़ा पहनते हैं, उस तरह के लोगों को देखा गया है कि या जो पेशेंट डिहाइड्रेशन की ओर है, अगर डायरिया का
हिस्ट्री रहा है, तो उस तरह केस में ये पर्सन ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। और सन स्ट्रोक के और एज तो फैक्टर हैं ही, और जैसा कि हमने बताया कि कम से कम काम करना, कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि दैट इज मोर प्रोन फॉर और टेंडिंग टुवर्ड्स द हाइड्रेशन एंड कॉजिंग द heat exposure and sunstroke. So Dr. Chandan, like the stimulants, some stimulants are more prone for the सो इसके अलावा भी एक बच्चे ने बताया कि उसके ऑफिस में जाने से इसे अभी से ही दिक्कत हो रही है और काम करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे एज ग्रुप के लिए जो कि 2-4 दिनों में उनको अटैक आ सकता है या उन्हें इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने एक छाता और अम्ब्रेला की बात की, और कुछ बताना चाहेंगे सो दैट कि इस कंडीशन को कम से कम किया जाए? ओके, तो आप बताएं इस विषय में। इससे पहले बताना चाहें कि एक तो स्टूडेंट है जो कि अर्बन या फिर रूरल में, जो रूरल के स्टूडेंट है तो फिर उन लोगों को जो सुविधाएं होती है वो थोड़ा कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्बन। अर्बन में है क्या कि जो जो भी लड़का है तो फिर उन लोग को फैसिलिटीज है, एसी में रहने का है और फैन का सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था है। रूरल में इस सभी सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। तो इस दोनों के लिए हम ये बोलना चाहेंगे, जैसे कि जो अर्बन में रह रहे हैं, एसी में पढ़ाई किए और अचानक से वो धूप में चले गए, तो ये सब सोचना पड़ेगा क्योंकि सडन जो है वो जो जो ड्यूरेशन जो हो रहा है एक एसी और जो सन डायरेक्ट सन एक्सपोजर, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी आपका हार्ट जो रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और ये भी कारण है आपका हीट स्ट्रोक होने का। दूसरा, जो गांव के लोग हैं तो गांव में बच्चे लोग क्या है कि अ, बाहर जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस कोचिंग रहता है या स्कूल रहता है, तो एक टाइमिंग का तो गवर्नमेंट के थ्रू ये सभी टाइमिंग जो है वो चेंज कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो कि कोचिंग का बच्चे लोग रहते हैं उन लोगों को स्पेसिफिक बताना चाहूँगा कि वो अपना जो टाइमिंग जो है उसको जो जब जब हीट स्ट्रोक का जो मेनली टाइम रहता है वो आफ्टरनून में 11 टू 1 टू पीक पॉइंट पे रहता है। तो इस कंडीशन में उसको थोड़ा कम बाहर निकलने का ये दिया जाए, परमिशन दिया जाए। और गार्जियन को होना चाहिए कि अम्ब्रेला, वाटर का बोतल और जो जिसके जो डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए ओआरएस का जो है घोल वगैरह का भी यूज़ बच्चे को करवाना चाहिए। ग्लूकोज वगैरह का जो है वो जो इंटेकिंग है वो दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह है या ग्रीन वेजिटेबल्स है, तो इस तरह का जो है खान पान में उसको एडेड करना ज़रूरी होता है। और पानी जो है वो पानी आप जो 5 टू 6 लीटर आपको उसको दिन भर में उसको यूज करना है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर चंदन, आपने काफ़ी कीमती वक्त दिया। और एक टेक होम मैसेज यही हुआ कि आपने सिंपल सा इसमें फिजिक्स है, हीट एग्जॉशन है, हीट ज़्यादा है, हीट कम करनी है, हीट का इफेक्ट कम करना है। तो पहला तो आपने छाता और अम्ब्रेला की बात की, जाहिर सा बात है कि 2-3 डिग्री उससे कम हो गया। पानी लेके चलेंगे, जब ज़रूरत होगा पानी पी लेते हैं, तो अगर जो स्वेटिंग हो रही है जो, तो वो प्लेंटी ऑफ वाटर जो मैंने आपने बताया तो वो उससे बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो रहा है तो कुछ वैसे जूस या डब वगैरह यूज करेंगे। तो 3-4 चीज़ करने से ही बेसिकली आप 50% तो संभावना कम किया जा सकता है, ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखकर। बाकी जो एक्सट्रीम एजेज है, अगर वो बाहर निकलना कम करते हैं तो हॉस्पिटल में जो एडमिशन है सन स्ट्रोक का, वो बहुत सारे हद तक कम हो जाती है जो एजेज है। बाकी कहीं मैंने देखा सुना है कि कार पार्किंग के समय भी ध्यान रखना है कि कार पार्क में बच्चा ना हो। कई बार क्योंकि कार पार्क के लोग भूल जाते हैं और बच्चा कार में टेम्परेचर हाई होने लगता है और वो उसका शिकार होता है। तो ये सब जो लापरवाही की वजह से भी
सन स्टॉप हो जाया करता है। ये 3-4 जो बातें बहुत अच्छी बातें आपने कही। और अपार्ट फ्रॉम द बॉडी कम्युनिटी के लिए आपने जो डाइट के लिए और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बात कही, ये 4-5 चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो जो दीपक जी ने बताया कि ही इज़ गोइंग टू सफ़र और इनके जैसे यंगस्टर लोग सफ़र हो सकते हैं, तो आई थिंक ये 50% से ज़्यादा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद जो मेडिकेशन और थेरेपी हम लोग पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक देके कुछ हद तक कम से कर सकते हैं और फैटेलिटी को कम किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।